आईआरएफसी का स्टॉक एक दिन में 9% तक गिर गया और आरवीएनएल का स्टॉक एक दिन में ऑलमोस्ट 10% गिर गया। अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि क्या इन स्टॉक्स में हमें और बने रहना चाहिए या फिर इन्हें बेच देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए फटाफट हम इन दोनों स्टॉक्स का एनालिसिस करना शुरू करते हैं। अब आरवीएनएल और आईआरएफसी ये दोनों ही रेलवे सेगमेंट के स्टॉक है। जैसा आप जानते हैं, आरवीएनएल का काम होता है रेलवे के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके इंप्लीमेंट करना रियल लाइफ में। ऑन दी अदर हैंड आईआरएफसी का काम होता है कि रेलवे के इन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड करना। सो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ आज के डेट में कि ये स्टॉक्स दोनों एकदम से क्रैश कर बैठे। चलिए सबसे पहले आरवीएल का केस स्टडी करते हैं हम लोग। अगर प्राइमा फेसी आप आरवीएनएल के बिजनेस को देखोगे तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। जैसे आप देख सकते हो 60,000 करोड़ की कंपनी है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है। 17.5% इज डिसेंट फॉर सच काइंड ऑफ अ बिजनेस। लेकिन इस कंपनी के चैलेंजेस भी है कुछ, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट चैलेंज जो मुझे दिखता है वो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का पैटर्न। अगर आप चेक करेंगे इन्वेस्टर्स का होल्डिंग पैटर्न तो आप देखोगे कि इसमें स्टॉक में सिर्फ 2.5% होल्डिंग है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की और सिर्फ 6% होल्डिंग है इंडियन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की। सो अगर कोई स्टॉक अगर भागने वाला होता है या फिर उसमें बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट होने वाला होता है तो सबसे पहले क्यूआईबीज को ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। ऐसा रेयरली होता है कि रिटेलर्स को कोई चीज पहले पता चले और फिर इंस्टीट्यूशंस को पता चले। तो आप अभी भी देख सकते हो कि इस स्टॉक में डेफिनेटली रिटेलर्स ने स्टॉक को बेचा है, मतलब रिटेलर्स की होल्डिंग क्यूआईबीज के पास में गए, विच इज अ गुड साइन। लेकिन स्टिल क्यूआईबीज के पास में अभी भी सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है मेरे ओपिनियन में। सो ऐसे स्टॉक्स जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कम है ना, वहां पे हमें अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग करना। सो अगर आप आरवीएनएल का प्राइस चार्ट देखोगे तो वो एक साल में 72 रुपीज से करीबन करीबन 320 रुपए तक पहुंच गया था। सो ये बहुत बड़ा रनअप होता है। पर क्या इस स्टॉक की अर्निंग भी पिछले एक साल में इसी स्पीड से बढ़ी है, ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है इसके पिछले 4 क्वार्टर की अर्निंग। अगर मैं ध्यान से देखूं ना तो ऑलमोस्ट कोई ग्रोथ ही नहीं है इस स्टॉक के अर्निंग्स में। जितना इसका नेट प्रॉफिट सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में था, उसके ही आसपास आज भी ये प्रॉफिट है। ये तो डबल भी नहीं हुआ, बट स्टॉक इतना ज्यादा कैसे भाग गया। एक और चैलेंज जो आरवीएनएल फेस करता है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप देखोगे तो सिंगल डिजिट में अगर कोई कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देती है तो फिर उस कंपनी का प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए ना। इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के लिए जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो सिंगल डिजिट्स में है। दिस इज वेरी लेस। इसी की जगह अगर आप कन्वेंशनल कंपनी जैसे एचयूएल वगैरह को चेक करोगे ना, इनका प्रॉफिट मार्जिन 15% से ऊपर ही होता है, क्योंकि सस्टेनेबली समय के साथ बढ़ती रहती है। तीसरी चेक जो हमें आरवीएनएल के स्टॉक में करना चाहिए वो है उसका वैल्यूएशन एनालिसिस। कोई भी स्टॉक का अगर पीई रेशियो उसके मीडियन से नीचे होता है तो उसे सस्ता माना जाता है। इस केस में अगर आप चेक करोगे तो लास्ट 5 ईयर्स में आज से महंगा ये स्टॉक कभी नहीं था खरीदने के लिए। बेसिकली ये स्टॉक अपने प्राइस के हिसाब से जितनी अर्निंग्स दे रहा है ना, वो आज बहुत कम है। कहने का मतलब अगर आज आप इस स्टॉक में नई पोजीशन बनाने की सोचते हो तो ये बिल्कुल गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत महंगा है अभी। अब ये रहा आरवीएनएल का चार्ट। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। ये स्टॉक यूजुअली कैसे बढ़ता है, अपना एक रेजिस्टेंस बनाता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर उस रेजिस्टेंस पे थोड़ा स्टॉप लेता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फॉलोड बाय फिर यहाँ पे एक बार रीटेस्ट भी करता है। सो अभी जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप उस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई रिटेस्ट हुआ ही नहीं है, ये स्टॉक सीधा भाग गया है उतना ऊपर। सो ये एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं होता है, ये एक रैली होती है जहां पे यूफोरिया स्टेज में स्टॉक चले जाता है। ये वो स्टेज है जहां पे कंपनी के अर्निंग्स से ज्यादा कंपनी की न्यूज मैटर करने लगती है। ऐसे टाइम पे ही इन्वेस्टर्स को सतर्क रहना चाहिए। तो आरवीएनएल के ऊपर में अगर मुझे क्विक ओवरव्यू देना होगा तो अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड होता तो अब मैं प्रॉफिट बुकिंग को कंसिडर जरूर करता, क्योंकि अगर मैंने एक साल के अंदर में 40-50% से ज्यादा रिटर्न्स किसी स्टॉक में बना लिए है तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं अपने उन पर्टिकुलर कैपिटल पे। इससे ज्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा करना मेरे माइंडसेट को ग्रीड की तरफ ले जाएगा, जो कि मैं अवॉइड करता हूं स्टॉक मार्केट में। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी भी स्टॉक का एनालिसिस ऐसे कैसे कर लेता हूं, तो मेरे पास में उसके लिए एक स्कोरिंग मेट्रिक है। मैं किसी भी स्टॉक को परचेस करने से पहले कोई 6 चीजें चेक करता हूं। अगर उन 6 में से किसी स्टॉक का स्कोर अगर 4 या उससे ऊपर हो तो मैं उसे परचेस कर लेता हूं, अदरवाइज मैं उसे अवॉइड करता हूं। ये 6 चेक्स क्या है और इन्हें कैसे यूज करते हैं, इसका पूरा ही एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इस कोर्स में डाला हुआ है, जिसका नाम है 6 चेक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट जर्नी में कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड द डोजी और पाए इंस्टेंट 40% डिस्काउंट। चलिए अब हम आईआरएफसी के स्टॉक को भी डिस्कस कर लेते हैं। आईआरएफसी का भी सिमिलर ही कुछ केस है। अगर आप इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो ये भी अपने ओवर वैल्यूड रीजन में ही ट्रेड कर रहा है। प्लस ये स्टॉक का प्राइस डिस्कवरी होने का है मेरे ओपिनियन में अभी भी। अगर इस स्टॉक का, अच्छा, क्योंकि ये एक फाइनेंस स्टॉक है ना, तो इसमें पीई रेशियो से ज्यादा पीबी रेशियो काम आता है। तो हमें क्या करना है, स्क्रीनर पे मोर पे क्लिक करके प्राइस टू बुक पे क्लिक करना है
और ये रेशियो होता है फाइनेंशियल सेगमेंट्स के वैल्यूएशन का एनालिसिस करने के लिए। इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो आज ये स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है। टेक्निकली आज से महंगा ये फाइनेंशियल स्टॉक कभी था ही नहीं, तो ऐसे में न्यू पोजीशन क्यों ऐड करना चाहिए हमें, करेक्ट। इसका भी इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो QIBs के पास में ये स्टॉक नहीं है। इनफैक्ट यहां पे रिटेलर की पोजीशन बढ़ रही है। किसी भी स्टॉक में QIB अगर बेच रहा है और रिटेलर परचेस कर रहा है, ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। बेसिकली अगर इस कंपनी के पास में ढेर सारे फंड्स आने वाले हैं, ढेर सारा प्रॉफिट आने वाला है, तो ये तो इंस्टीट्यूशंस को भी पता होगा ना। सो एज लॉन्ग एज आप किसी भी स्टॉक में 2 क्वार्टर में QIB का पॉजिटिव एक्शन नहीं देखते हो ना, तो अवॉइड करो ऐसे स्टॉक्स को। ये स्टॉक भी अपने यूफोरिया जोन में ही है। इसका भी अगर आप चार्ट देखोगे, ये उसका प्राइस का चार्ट रहा। तो ये स्टॉक भी देखिए कहाँ 21 रुपए का था और कहाँ अपने हाईएस्ट पॉइंट पे 176 तक चले गया। तो कभी भी जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, वो इतने फास्ट रिटर्न्स नहीं दे पाते आपको। और इस कंपनी का भी अगर आप रेवेन्यू चेक करोगे तो समय के साथ इसका रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। इसके फाइनेंसिंग प्रॉफिट जरूर बढ़ रहे हैं। इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो कि फाइनेंसेस से आता है वो भी बहुत अच्छा है। बट अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आप इस स्टॉक में एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना, तो वो हो सकता है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी होगी। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला था जिसकी वजह से IRFC का रेवेन्यू बूस्ट होने वाला था, तो वो न्यूज का इफेक्ट आया होगा, तभी तो ये 20-22 रुपए का शेयर 180 तक भागा ना। IRFC के प्राइस चार्ट का भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए इस स्टॉक में भी एक कंसोलिडेशन के बाद में ये जो ब्रेकआउट आया था, 14 दिसंबर को ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट आया। ये बहुत बढ़िया टेक्निकल पैटर्न होता है। बट इसका टारगेट कितना आता है, तो देखिए कभी भी अगर हम कोई कंसोलिडेशन पैटर्न का टारगेट निकालते हैं तो हम डेप्थ ऑफ द कंसोलिडेशन जोन को मेजर करते हैं और उसे उसी जोन के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो आइडियली ये स्टॉक का टारगेट आता है 118 रुपए। मैं इसे मार्क कर देता हूं। तो ये तो बड़े इजीली अचीव हो गया था। फिर उसके बाद से इस स्टॉक ने जितनी भी रैली किया है ना, ये यूफोरिया की रैली थी। अगेन यहाँ पे वैल्यूएशन गेम फिर फ्लॉप हो जाता है, प्राइस एक्शन भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम आना चालू हो चुका है। इस स्टॉक पे भी मेरा सेम ओपिनियन है। अगर आपका इस स्टॉक के ऊपर में पैसा बहुत तेजी से ग्रो हो चुका है और अगर आप इस पैसे को अभी बुक भी कर लेते हैं, तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। इसमें नया पैसा डालना तो आप जैसे समझिए हो कि बिल्कुल वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इतना महंगा स्टॉक खरीद के क्या सेंस बनेगा ना। अब यहां से इस स्टॉक का डबल होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, क्योंकि उसके लिए इसके रेवेन्यूज को भी तो डबल होना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट कलेक्शन या फिर इस केस में अगर हम इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करें, तो ये क्या डबल होने की कैपेसिटी रखते हैं और वो कितने दिन में रखते हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्पैक्ट। सो ऐसे स्टेज में जहां निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है ना, तो हमें बिल्कुल भी ओवर वैल्यू स्टॉक्स नहीं लेने। खुदा ना खासा आगे चल के कोई भी करेक्शन आता है तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स ही गिरते हैं। ये आज भी आप ध्यान रखिए और आने वाले समय में जब आपका एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा तभी भी ध्यान रखिए। यू डू नॉट नीड टू बाय थिंग्स व्हेन दे आर एक्सपेंसिव। आपका गोल होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सस्ते स्टॉक्स कैसे परचेज करूं। चलिए मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे देता हूं। मेरे पास में 2 और स्टॉक है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें से एक स्टॉक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप देखेंगे तो कोटक बैंक पिछले कितने सालों से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो इसके चार्ट को। तो इस रेंज में इस स्टॉक को खरीदना एक वाइज डिसीजन होगा। सो इंस्टेंट ऑफ टेकिंग रिस्क ऑन IRFC, RVNL और ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स जो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, सुजलॉन वगैरह, आप सेफ बेट लेके देखिए ना। इस स्टॉक को परचेस करने से आपकी नींद भी खराब नहीं होगी, करेक्ट। और टारगेट भी सिंपल है, आपको दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस भी बार बार 1-2000 के आसपास आता है। सो आप ये स्विंग ट्रेड जरूर आप यूज कर सकते हो। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडर का माइंडसेट किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब अगर टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे भी आपको काम नहीं करना है, तो मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं जो आपको वैल्यूएशन के बेसिस पे एक अच्छे बिजनेस को सस्ते दाम पे खरीदने में मदद करेगा। एशियन पेंट का आप एग्जांपल देखिए एशियन पेंट का चार्ट खोलिए, PE पे जाइए, आप देखेंगे पिछले 5 साल में कितना सस्ता मिल रहा है ये स्टॉक। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये है इसके अर्निंग पर शेयर के बॉक्सेस। कंपनी की अर्निंग समय के साथ ग्रो हुए जा रही है। आज ये कंपनी अपने हाईएस्ट प्रॉफिट पे है, पर फिर भी स्टॉक का प्राइस अपना ऑल टाइम हाई पे नहीं ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। स्टॉक का प्राइस भी पिछले 3 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक का PE जो उसका वैल्यूएशन होता है वो गिरे जा रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में आज से सस्ता स्टॉक कभी था ही नहीं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्की बेट्स ऑन स्टॉक जहां पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी कम है, आप ऐसे स्टॉक्स को चुनो जहां पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी भरपूर है और उन्हें कोई भी छोटे मोटे प्लेयर मैनिपुलेट ना कर पाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो में लाइन अप करने वाला हूं, इसलिए डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।